हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। टाइम डायलेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में कुछ और सवालों को जोड़ते हैं। शायद आप केस 1 में दिखाए गए उदाहरण के बारे में जरूर जानते होंगे। इस उदाहरण के द्वारा यह बताया गया था कि जब किसी एक्सेलरेटेड लिफ्ट में टॉर्च को सामने वाली दीवार की तरफ करके चालू किया जाता है तो टॉर्च से निकला फोटॉन का रास्ता त्वरण या एक्सेलरेशन के कारण मुड़ा हुआ पाया जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या केस 1 वाली स्थिति केस 3 पर लागू नहीं होनी चाहिए। यदि यह स्थिति केस 3 पर भी लागू होती है तो क्या तब भी बाहर मौजूद ऑब्जर्वर केस 3 को ही ऑब्जर्व करेगा। मेरे विचार से प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले स्पेसशिप में फोटॉन को केस 2 में दिखाए गए रास्ते को फॉलो करना चाहिए, यानी त्वरण की वजह से फोटॉन का रास्ता मुड़ जाना चाहिए। स्पेसशिप के अंदर और बाहर मौजूद ऑब्जर्वर किस आधार पर फोटॉन को ऑब्जर्व करेगा। यदि केस 1 में बताए गए उदाहरण के द्वारा बेंडिंग ऑफ लाइट और टाइम डायलेशन को समझाया जा सकता है तो फिर केस 3 में दिखाए गए उदाहरण की क्या आवश्यकता पड़ी। स्पेसशिप जब प्रकाश की गति से यात्रा करेगा तो उसकी लंबाई लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कम हो जाएगी। इस कारण स्पेसशिप में मौजूद सभी की लंबाई घट जाएगी। तो क्या इस स्थिति में फोटॉन के आकार में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फोटॉन भी तो पार्टिकल नेचर दर्शाता है। स्पेसशिप के अंदर मौजूद फोटॉन एक ही समय में ऊपर, आगे और ऑब्जर्वर की ओर ऑब्जर्व होगा, यानी तीनों आयामों में। तो वह सीधी रेखा में कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। हाँ, प्रकाश का सोर्स सीधी रेखा में ऑब्जर्व किया जा सकता है क्योंकि वह स्पेसशिप में स्थिर अवस्था में होगा। यहाँ एक और कंडीशन को ऐड करना चाहूंगा और वह कंडीशन है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। क्या इसका भी कोई प्रभाव ऑब्जर्वेशन पर पड़ेगा? आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।